Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब हम एक्सरेज का डिफ्रैक्शन करेंगे। डिफ्रैक्शन के अंदर हमें ये पता होता है कि हम क्या करते हैं, एक स्मॉल स्लिट से हम लाइट पास करते हैं और लाइट ऐसे स्कैटर हो जाता है। और हमें ये पता है कि जो स्लिट का जो विड्थ होता है, जो इसका यूनिट होता है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो साइज, बेसिकली द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द स्लिट विड्थ शुड बी नियरली इक्वल। तो इस कंडीशन से हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते थे। तो जब हमारा जो साइज, बेसिकली जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, और जो हमारा ए होता है स्लिट विड्थ, जब वो नियरली इक्वल होते थे तभी हमारा डिफ्रैक्शन का रिजल्ट प्रोड्यूस होता था। और उसका हम ग्राफ कुछ ऐसे समझते थे कि जो हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज होता था, अगर हम देख सकते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज होता था, जैसे हम अपना जो ऑर्डर होता था डिफ्रैक्शन का उसे इंक्रीज करते थे। मतलब इसे मैं n इक्वल टू 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, तो जैसे ही मेरा ऑर्डर बढ़ता था तो इंटेंसिटी भी कम होती थी। तो ये तो कंसेप्ट था डिफ्रैक्शन का। अब अगर हम देखेंगे कि जैसे कि अगर हम इसी विड्थ से एक्सरेज प्रोड्यूस करें, मतलब ये अगर हम देखें तो हमने ऑप्टिकल जो हमारे ग्रेटिंग होता है ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन के अंदर, हम लाइट रेज को लेते थे, पर हम एक्सरेज को वहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारा एक्सरेज का जो साइज होता है वो ऑप्टिकल ग्रेटिंग के साइज के इक्वल नहीं होता। तो अगर हम ऑप्टिकल ग्रेटिंग से, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, तो अगर हम यहाँ एक्सरेज सोर्स हो हमारा, मतलब हम प्रोजेक्ट करें, तो उसका डिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्सरेज का साइज हमारा ऑप्टिकल ग्रेटिंग के इक्वल नहीं होता। तो ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें स्टडी करना था कि एक्सरेज, क्योंकि हमारी ईएम रेडिएशन होती है, मतलब इनके अंदर ईएम वेव्स, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंपोनेंट होता है, तो इनके क्या रिजल्ट्स आएंगे डिफ्रैक्शन के। तो ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करा, हमने ऑप्टिकल ग्रेटिंग की जगह एक क्रिस्टल, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ZNS क्रिस्टल को एक ऑप्टिकल ग्रेटिंग की तरह लिया यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एटम्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एटम्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो होता है अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम। और जो एक्सरेज होता है उनकी भी जो वेवलेंथ होती है वो भी अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जब एक्सरेज हमारे इन एटम्स पर स्ट्राइक करेंगे, इन जैसे कि अगर ये एटम है, 2 एटम, तो ये हमारा एक विट टाइप बन जाएगा और ये स्ट्राइक करके स्कैटर होंगे, अगर आप देख सकते हैं। तो इन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो हम अपना एक्सरेज को जब हम क्रिस्टल जैसे कि ZNS पर प्रोजेक्ट करेंगे तब हम डिफ्रैक्शन देख सकते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन का। इसके अंदर हम एक्सरेज को प्रोजेक्ट करते हैं क्रिस्टल पर। तो अब हम समझते हैं कि हमारा इंटरैक्शन ऑफ एक्सरेज, की एक्सरेज का इंटरैक्शन कैसे होता है क्रिस्टल से, एटम से। तो हमें ये पता है कि जब हमारी एक्सरेज, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं, तो जब हमारी एक्सरेज इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगी तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो मतलब इंक्रीज होगा, मतलब वो एक्सलरेट होंगे, और जो वो एक्सलरेट होंगे वो इस वैल्यू से होंगे E/m। और हमें पता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, तो जो एक्सलरेशन होगी बहुत हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन वो विल बी हाईली एक्सलरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सलरेट होंगे, जिसकी वजह से हमारी ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस होंगी। ऑस्किलेशंस की वजह से वाइब्रेशंस, हमारा मतलब ऑस्किलेशंस और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने की वजह से जो उन वाइब्रेशंस का वेवलेंथ होगा, जो वेवलेंथ मतलब ये जो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉन के एक्सलरेशन की वजह से जो हमारी ऑस्किलेशन स्लैश वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, जब हमने देखा उनका वेवलेंथ क्या है, तो उनका जो वेवलेंथ था वो नियरली इक्वल टू एक्सरेज था। मतलब हमने एक्सरेज प्रोजेक्ट करी और हमें एक्सरेज ही मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सरेज जो थी हमारी रिफ्लेक्ट हो गई? नहीं। वैसे तो हम ये ब्रैग, जब भी हम आगे हम देखेंगे, जब हम ब्रैग्स लॉ को देखेंगे,
तो उसका जो हम यही कहते हैं कि जो हमारी एक्सरेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, जिसको हम ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं। पर अगर मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊं कि हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सलेरेशन में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है उनकी भी वेवलेंथ वही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है। पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट की जो रेज होती है उनका वेवलेंथ होता है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक्सरेज ही मिलती हैं। तो ये रिजल्ट हमें यहाँ से पता लगा कि इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज से क्या होता है यहाँ पर। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे ब्रैग्स लॉ, उन्होंने इसी कंसेप्ट को स्टडी करा और उन्होंने क्या करा, जो हमारी आउटपुट में जो एक्सरेज निकल रही थी उनका एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करा। तो जब उन्होंने उसका इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करा तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती थी हमने पढ़ रखी थी डिफ्रैक्शन के अंदर, जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो जब उन्होंने वो इक्वेट करा तो उनका एक इक्वेशन बन के आया ब्रैग्स इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ। तो हम देखते हैं ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी एक्सरेज को इंसिडेंट या प्रोजेक्ट करते हैं, इंसिडेंट जब हमारी एक्सरेज होती हैं, और ये वाले जो मैंने ऐसे बना रखे हैं ये एटम्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जब हमारी एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन दो स्ट्राइक करते हैं हमारे एटम को, जैसे हमने यहाँ देखा था, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट का मतलब मैंने आपको यहाँ सबसे समझा दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट आउटपुट वेवलेंथ सेम है। तो एक्सरेज ही हमारी आउटपुट है और इनपुट भी एक्सरेज ही है। तो जब हमारी एक्सरेज इंसिडेंट होती है एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, दैट इज द ग्लैंसिंग एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं एक्सरेज, उनका जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्डा। तो इससे जो हमारा ब्रैग ने ये जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब हमारी इंसिडेंट रेज जो होंगी, एक्सरेज होंगी, वो क्रिस्टल पर पड़ेंगी एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, तो वो रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगी, तो उसने इस वाले एंगल को ग्लैंसिंग एंगल कहा था, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप ये देख सकते हैं, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, तो इनपुट और आउटपुट की रेस सेम है। पर अगर हम इसको आगे ऐसे ही प्रोजेक्ट करें तो हम इसका पार्ट डिफरेंस देख सकते हैं। मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये वाली रे ने कुछ थोड़ा सा ये डिस्टेंस इस वाली रे से ज़्यादा ट्रेवल करा है। तो अगर हम इस रे और इस रे का पार्ट डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, AC प्लस BC, क्योंकि ये वाली रे ने इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करा है इस वाली रे से, एक्स रे से। तो हमने जो इसका पार्ट डिफरेंस देखा वो होगा यहाँ पर AC प्लस CB। और ब्रैग ने कहा था कि हम जब ब्रैग ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करा था, तो फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है। तो ब्रैग ने कहा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है। और हम इस डायग्राम से देख सकते हैं जो हमारा पार्ट डिफरेंस क्या, AC प्लस BC। फिर यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा मैंने आपको बताया था इंटरप्लानर स्पेसिंग में, ये जो डिस्टेंस होता है एटम्स के बीच में, ये पैरेलल ये एटम्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस D है ये। ठीक है, तो ये हमारे पैरेलल प्लेन्स हैं। अब आप इसे क्रिस्टल मत समझिए, ये हमारे दो अलग अलग प्लेन्स हैं और पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस होता है D। ठीक है, तो अब ये हमें पता लग गया D। ये हमें पता है अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब ये थीटा कितना होगा, अब अगर आप ये देखें, अगर ये जो हमारा थीटा है तो ये जो एंगल है हमारा ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि फिर वो 90 माइनस थीटा और फिर ये थीटा हो जाएगा अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो जब हम साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या होगा, AC/D। तो साइन थीटा अगर हम देखें वो क्या होगा, AC/D। तो यहाँ से हम AC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे D साइन थीटा, और वैसे ही अगर हम CB का भी वैल्यू देखें तो वो भी D साइन थीटा होगा। तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस हमारा डेल्टा कितना हो जाएगा, 2D साइन थीटा। और
ब्रैग ने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा पाथ डिफरेंस ये होता है, तो उसके इक्वल पुट कर देंगे तो टू डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये था हमारा ब्रैग का इक्वेशन। तो अगर हम देखें बेसिकली जो ब्रैग ने क्या कहा था कि जब हमारी एक्स रेज किसी भी प्लेन के ऊपर इंसिडेंट होगी, और यहाँ मैंने आपको इंटरेक्शन समझाया था, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। तो ब्रैग ने हमारा ये बताया कि जब एक्स रेज इंसिडेंट होंगी हमारे लैटिस प्लेन पर एट एन एंगल थीटा, जिसे हम ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएंगी। तो ब्रैग ने क्या करा, इसके पाथ डिफरेंस को स्टडी करके अपना एक इक्वेशन दिया जो कि था 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड को ऑब्जर्व करके अपना ये थ्योरी दिया, जिससे उसने बताया कि जब भी हमारी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी लैटिस प्लेन पर एट अ थीटा, जिसे हम ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं, और ये डी हमारा इंटरप्लैनेट स्पेसिंग डिस्टेंस होता है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी, जिसको ऑर्डर हम देख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्डा। तो उसने इक्वेट करके ये अपना इक्वेशन बता दिया कंसेप्चुअली। अब इसके आगे हम कुछ पॉइंट को समझते हैं। हमें पता है कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जो हम देखेंगे लैम्डा बाय 2d या लैम्डा बाय डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ से देखेंगे, और लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2d। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और जो हम ब्रैग्स लॉस इक्वेशन से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम फॉर n इक्वल टू 1 ऑर्डर पर साइन थीटा 1 हमारा क्या होगा, लैम्डा बाय 2d। n इक्वल टू 2 के लिए साइन थीटा 2 लैम्डा बाय डी। n इक्वल टू 3 के लिए साइन थीटा 3 लैम्डा बाय डी। तो जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो डिक्रीज होगा। हम देख सकते हैं डिफ्रैक्शन के अंदर भी जो हमारा इंटेंसिटी था वो डिक्रीज ही होता था। तो ये हम देख सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ब्रैग ने की इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो हमें ये डिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि यही पैटर्न भी हमारे इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारा ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रैग ने हमारे रिजल्ट्स कुछ दिए। अब इसके बाद हमने ये तो समझ लिया कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के अंदर जो हमारा ब्रैग ने अपना क्या थ्योरी दिया, बेसिकली उसने एक्सरेज के इंटरेक्शंस को समझा और उससे फिर क्या रिफ्लेक्टेड रेस का नेचर को देख के उसने अपना इक्वेशन दिया। अब ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, अब हम उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। और अभी हमने इसका कंसेप्ट तो समझ लिया, पर हम ये देखेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन हमें करना कैसे है। तो हम ये दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई एक्सरे डिफ्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों पढ़ना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता लगता है। तो यही इसके दो इम्पोर्टेंस है जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस मेथड से अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं, लॉइस मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। पर अभी हम यहाँ पर सिर्फ लॉइस मेथड को ही पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना। तो अब देखते हैं लॉय ने कैसे एक्सरे का डिफ्रैक्शन करा। तो सबसे पहले लॉय ने क्या करा कि जो हमारा वेवलेंथ है एक्सरेज का, वो उसका ऑर्डर दे दिया, मतलब उसका यूनिट दे दिया 0.2 एनेस्ट्रॉम टू 2 एनेस्ट्रॉम। और लॉय ने हमारा जो क्रिस्टल लिया यहाँ पर, सिंगल क्रिस्टल लिया ZnS का। तो अब उसके अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो लॉय ने गोनायोमीटर यूज़ करा जो हमारा एंगल मेजर करता है, फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करा और कॉलीमेटर का यूज़ करा। तो जो बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन था तो कुछ ऐसा था। तो सबसे पहले ये हमारी एक्सरेज है, ये हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है, और ये ऐसे कॉलीमेटर बना रखा है। तो कॉलीमेटर से मतलब एक सिंगल, जब लाइट इस क्रिस्टल को, और इस क्रिस्टल के यहाँ ये जो हमारा ऑपरेटस है ये गोनायोमीटर है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट करके अपना एंगल, मतलब क्रिस्टल को रोटेट करके एंगल चेंज कर सकते हैं। जो हमारा थीटा था ग्लैंसिंग एंगल, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पर कॉलीमेटेड रेज क्रिस्टल पर प्रोजेक्ट होंगी तो ये क्रिस्टल रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो ये रिफ्लेक्ट करेगा क्रिस्टल, उसको हमने जो रिफ्लेक्टेड रेज थी उसको हमने फोटोग्राफिक, ये भी एक फोटोग्राफिक फिल्म है, ये भी एक फोटोग्राफिक फिल्म है। जो बैक रिफ्लेक्शंस होंगी वो भी अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म पर देखेंगे तो ये रिफ्लेक्शंस होंगी, ठीक है। तो हमने जब रिफ्लेक्शंस, तो लॉय ने जब इन रिफ्लेक्शन को देखा
तो जो लॉय का जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो ऐसे आया। इन रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व करा जब लॉय ने, तो इंटरफेरेंस पैटर्न लॉय का कुछ ऐसा बना। ठीक है, तो लॉय ने ये कह दिया कि तो जो जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न था वो ऐसे बनेगा कि जब हमारा क्रिस्टल के ऊपर जब हमारा एक्सरे पड़ेगा और जब हम उसे अलग अलग एंगल पर ऐसे ही रोटेट करेंगे, जैसे कि मतलब ये एक एंगल पर रोटेट हुआ है, एक एंगल पे, अलग अलग एंगल्स पर ये रोटेट करके जो रिफ्लेक्टेड रेस के बीच के मतलब उसने अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, तो वो ऐसा बनाया। ठीक है, तो अब लॉय ने तो ये अपना जजमेंट दे दिया, हाँ ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इसके बाद फिर ब्रैग ने हमें ये बताया कि अब इस इंटरफेरेंस पैटर्न से हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ब्रैग ने हमारा डिफ्रैक्शन के जो हमारे रिजल्ट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जब पार्ट डिफरेंस हमारा एन लैम्डा होता है उसको रिलेट करके ब्रैग इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो लॉय का क्या एडवांटेज था और क्या डिसएडवांटेज था। तो ये लॉय का जो मेथड था उसका ये एडवांटेज था कि जो हमारा सिमेट्री था क्रिस्टल का वो हमें पता लगा, जो पेरियोडिसिटी था, इंफॉर्मेशन पता लगी हमें यूनिट सेल के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता लगा इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। इम्परफेक्शन मतलब इन क्रिस्टल का मतलब कोई डिफेक्ट। तो जैसे कि हमारा डिफेक्ट होते थे, हमने जो सॉलिड के अंदर जैसे क्रिस्टल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते थे, तो जब लॉय ने कोई एक इम्परफेक्ट क्रिस्टल लिया, मतलब उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स वैकेंसीज होंगी, तब जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो ऐसा नहीं आया, वहाँ पर कुछ ऐसा कर्व आ गया। तो उसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न आया वो अलग आया एक परफेक्ट क्रिस्टल से। तो लॉय ने डिटर्मिनेशन ऑफ इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स करा अपने मेथड से, तो उसका ये बहुत ही मेन एडवांटेज था। और जो डिसएडवांटेज था उसका एक ये था कि वो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया था क्रिस्टल की। तो ये अभी हमने देखा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड कैसे करा लॉय ने, और उसके बाद उससे पहले हमने ये देखा था कंसेप्ट एक्सरे का, ब्रैग्स लॉ, कि ब्रैग साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने क्या हमारा इक्वेशन बनाई जो कि थी 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो इसी पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और ये जो मैंने फिर आपको एक्सरे का इंटरेक्शन समझाया था ये भी आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा था, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हमने ये देखा था कि मेथड क्या होता है, किस मेथड, जो हमने लॉयज मेथड के बारे में पढ़ा एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, तो वो ये ऑपरेटर्स था, वहाँ से हमने देखा रिफ्लेक्शंस और इंटरफेरेंस पैटर्न लॉय ने ये ऑब्जर्व करा, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ी। तो ये टॉपिक बस यहीं तक था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं।